हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन चैनल पे। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज गवर्नमेंट की जो डिसीजन आई है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, वो बहुत ही क्रिटिसिज्म यानी उसमें टिप्पणी किया जा सकती है, क्योंकि उस लॉ के द्वारा नेचर को क्या कैलेमिटी और क्या डिजास्टर आ सकती है आज 2020 को सभी को पता है। जैसे कि कोरोना, और पास्ट में भी जैसे केरल में, आसाम में, बिहार में और पूरे वर्ल्ड्स में और विश्व में जैसे डिजास्टर आते हैं। और उसका जो मेन रीज़न है वो ह्यूमन का नेचर में इंटरफेयर होने का बहुत बड़ा रीज़न है। उस इंटरफेयर को राइट डायरेक्शन में लेने के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रूल्स और लॉ कायदा हम बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट ने इन 1994 में लाया था। अब वो हम पूरा इशू देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किया है और एनवायरनमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट गिरने वाला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है और ह्यूमन ऐसा क्यों करना चाहती है। इसका रीज़न हम पूरा देख लेते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, वो देख लेते हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट is a process evaluating is likely environmental impact of proposed project of development। यानी ये जो environment impact assessment है कि जो आज पूरा डेवलपमेंट यानी थर्मल प्रोजेक्ट हुआ, माइनिंग एक्टिविटी हुआ, तो जो प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के बारे में टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशो इकोनॉमिकल, यानी अभी जो प्रोजेक्ट होगा शायद थर्मल प्लांट निर्माण कर प्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट को और गठन करना है कहाँ पे, तो वहाँ वहाँ पे जो लोग हैं यानी सोशो इकोनॉमिकल एंड कल्चर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कल्चर यानी साइट्स होंगे, जैसे ताजमहल है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो ताजमहल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गिरेगा। या यहाँ पे एक रिवर होंगे तो उसके बैंक पे, और रिवर बैंक पे कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो उस पर क्या इफेक्ट गिरेगा। तो ये पूरा जो और ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा और बहुत बेनिफिशियली एंड एडवांस म्हणजे मीन्स कि वो पूरा जो पॉजिटिव नेगेटिव देखकर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अपना रिपोर्ट बनाकर जिस इस डेवलपमेंट जो होने वाला है थर्मल प्लांट को वो अप्रूव करने का जो मेन प्रपोजर है वो इस एक्ट के द्वारा है। अब इसको हम आगे क्या है वो पूरा इशू देख लेते हैं। What is the environment impact assessment? Till 1994, environment clearance from central government and was administrative decision and lack of legislative support on 27 January 1994. Then Union Ministry of Environment and Forest under the Environmental Protection Act 1986। यानी जो environment impact assessment का जो लॉ है वो इन 1994 में लाया गया था। और वो किस एक्ट से द्वारा गया था, 86 का। ये भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट कब लाया था पता है क्या, 1986। इसके पहले एक कैजुअलिटी घटी थी इन 1984 में। क्या थी वो, भोपाल ट्रेजेडी। इसके कारण ये एक्ट लाना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्ट ह्यूमन के लिए और पूरे नेचर के लिए कितने इम्पोर्टेंस है। ओके, और आगे देख लेते हैं कि ये किसके अंडर आएगा, कोई तो कंट्रोल करेगा ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ये मिनिस्ट्री भी बहुत लेट क्रिएट की थी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत लेट क्रिएट किया था जब एनवायरमेंटल जो एक्ट लाया था ना उसके बाद में। और उसने नोटिफाई किया था कि ये सितंबर 2006 को ये अमेंडमेंट किया था। आगे भी देख लेंगे कि क्या अमेंडमेंट किया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द नोटिफिकेशन मेक इट मैंडेटरी फॉर वेरियस प्रोजेक्ट। यानी एक किस किस को परमिशन देता है मोस्टली, जो मैंने बताया था कि पहले कि जो सोशियो इकोनॉमिकल यानी वहाँ पे सोसाइटी और जो वहाँ का कल्चर उस पर कैसे इम्पैक्ट करता है उसका वो रिपोर्ट बना के रिव्यू करती है कि ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। तो वो किस किस को परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी, थर्मल प्लांट, रिवर वैले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, हाईवे, पोर्ट, हर्बन, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्री इंक्लूड वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग फाउंड्री यूनिट टू गेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ये जो यहाँ पे इंक्लूड है उनको क्या करना पड़ता है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिपोर्ट बना के वो क्लियरेंस लेना पड़ता है। वही उसके बाद ही उनका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाता है। अभी ये प्रोसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे
मोस्टली 4 स्टेप है। देखो कि स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग है, पब्लिक हियरिंग है एंड अप्रूवल है। तो ये ऐसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की पूरी प्रोसेस है। इसकी हम एक जो फ्लो डायग्राम मैंने आगे बताई डाली हुई है वो पूरा देख लेते हैं कैसा है। तो देखें बाय फ्लो डायग्राम जर्नलाइज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस ऑफ फ्लो चार्ट। क्या होता है कि पहले अब प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई बॉडी, अब ये थर्मल प्लांट है तो देखा थर्मल प्लांट है तो थर्मल प्लांट क्या करेंगे, पहले साइट चूज़ करेंगे, यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट बनाना है। तो समझो कहाँ पे महाराष्ट्र में एक पोजीशन होगी, तो यहाँ पे अभी पुणे है तो पुणे को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, तो उसके आजू बाजू पे एक बड़ा सा प्लांट क्रिएट किया जाएगा। फिर उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग यानी साइट सिलेक्शन। फिर आता है ये 3 टॉपिक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर इनिशियल एनवायरमेंट एग्जामिनेशन एंड नो EMI, यानी फिर स्क्रीनिंग करने के बाद और साइट्स को ये मेन टॉपिक है स्क्रोपिंग। स्क्रोपिंग यानी एक कमेटी रहती है, वो देख लेती है कि ये पॉइंट राइट है क्या रॉन्ग है, यानी ये साइट चूज़ करने से कोई एनवायरमेंट को लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो ये पूरा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये पूरा इशू देख लेती है। बाद में क्या होता है कि ये जो टॉपिक है इस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होता है यानी पब्लिक का स्क्रोपिंग होता है, यानी पब्लिक उसको देखती है कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए वो हमारे पे कुछ इम्पैक्ट गिरती है क्या, तो गिरने वाला है क्या, कि गिरेगा, या हमारे कोई साइट है, हमारा जो इम्पोर्टेंट कुछ कल्चर साइट है तो उस पर कुछ इम्पैक्ट होता है क्या। तो यहाँ पे पब्लिक खुद पे अपना रिव्यू और फीडबैक देती है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे बोले कि मिटिगेशन इम्पैक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट का टॉपिक है और एक यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट होती है, फिर रिव्यू होती है। ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, स्क्रीनिंग स्कोपिंग और पब्लिक हियरिंग यानी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट सॉरी। फिर बाद में आता है कि गवर्नमेंट अप्रूवल। अभी यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अप्रूवल रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अप्रूवल रहता है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट से हिसाब से और डिफरेंट अप्रूवल रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अप्रूवल। तो फिर वो कंस्ट्रक्शन परमिशन मिलने एक्टिविटी को परमिशन मिलने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू होता है और वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। यानी ये पूरा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरा फ्लो चार्ट है। तो आगे देख लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने न्यू अमेंडमेंट क्या लाया है, इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये टॉपिक अभी बहुत बड़े न्यूज़ में है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ न्यू लॉ अमेंडमेंट डिसीजन ड्यूरिंग द COVID-19 लॉकडाउन इन इंडिया। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 डिजायर टू डिनाई सिटीजन सोशल लीगल political freedom available protect the environment ban government decision. Now this is the post facto। ये important यहाँ पे what is the now is the post facto, यानी मैंने बताया था कि जो पब्लिक हियरिंग है तो पब्लिक हियरिंग अभी कब हो जाएंगी, प्रोजेक्ट बनने के बाद, यानी प्रोजेक्ट के पहले नहीं होगा। प्रोजेक्ट बनने की मेकिंग होने के बाद उसको देख सकते हैं गवर्नमेंट कि पब्लिक देखेंगी कि ये डिसीजन राइट है क्या रॉन्ग है, यानी ये बहुत ही रॉन्ग अमेंडमेंट है हम कह सकते हैं। और दूसरा अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने और यहाँ पे किया है कि हम खुद साइट सिलेक्शन खुद से डिसाइड करेंगे कि इसको आप अपोज करना है क्या नहीं करना है, यानी वो लोगों को नहीं डिसाइड करना कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कि वो गवर्नमेंट ने खुद पे रखा है कि आप इसका विरोध कर सकते क्या नहीं कर सकते। यानी जो ये मोस्टली अप्लाई किया है कि जो बॉर्डर के 100 किलोमीटर एरिया में जितना एरिया आता है उसमें वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहले हम बताते हैं कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लिंक टू एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो अभी मैंने पहले बताया कि एक एनवायरनमेंट पे कैसा इम्पैक्ट गिरता है, तो इसका जो मेजर और रिपोर्ट बनाने का काम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छे से करता है। ये यहाँ पे पूरा ही दिया हुआ है। अभी आपने देखा था कि केरल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और बिहार में भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बाढ़ आती है, आसाम में बहुत बड़ी बाढ़ आती है। तो इसका कारण है कि नेचुरल डिजास्टर और सम अमाउंट ह्यूमन डिजास्टर भी है। जो अभी केरल वेस्टर्न घाट की वो कारगिल कमेटी है, तो उनके रिपोर्ट के अनुसार कुछ वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिपोर्ट आया था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया नहीं, तो इससे केरल में बहुत बड़ी बाढ़ आई और बहुत केरल को नुकसान झेलना पड़ा था। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप उस एग्जांपल से देख सकते हैं। और 2004 में भी 2004 में बहुत मुंबई को बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसका रीज़न भी ह्यूमन इंड्यूस ही है। और दूसरा बड़ा रीज़न है कि
अभी जो मुंबई में बहुत बार बाढ़ आती है, मुंबई पानी के नीचे चल जाती है, तो मुंबई के लोगों ने क्या किया है कि जो नदी है उनकी, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया है। तो जब गवर्नमेंट रिवर यानी जो रिवर है वो गायब कर दिए, इसलिए पानी को जाने जाने के लिए कोई जगह नहीं रही, तो उससे बहुत ही पैमाने में वहाँ पे और कंस्ट्रक्शन हुआ, तो बहुत पैमाने में वहाँ पे बहुत पूर आता है, यानी बाढ़ आती है, और पूरा मुंबई पानी के नीचे चला जाता है। आप समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कितना इंपॉर्टेंस है। और एक और बड़ा है कि एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है। इससे आप बाकी कंट्री से कंपेयर करेंगे तो इंडिया को बहुत ही जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही लेट हो जाते हैं, इसलिए इंडिया में एफडीआई ये बहुत कम आते हैं, और एनवायरनमेंट के इशू में ही इंडिया आज इकोनॉमी में खूब पीछे है। इसलिए इंडिया को इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट एक कभी कभी डिसीजन लेते हैं कि को एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा मैनेजमेंट किया जाए, और इकोनॉमी को भी। तो एक कुछ हम समझ सकते हैं, ठीक है। हेलो, मेरे वीडियो को लाइक